कैसा हो अगर आपको पता चले कि अगले 24 घंटों के अंदर धरती पर एस्टेरॉइड्स गिरने वाले हैं और पूरी इंसानियत तबाही का मंजर देखने वाली है। कुछ ऐसा ही होगा हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इंसानों ने एक ऐसी तकनीक इजाद कर ली है जिसकी मदद से किसी भी इंसान की सारी मेमोरीज और उसके ब्रेन डेटा को एक ड्राइव में स्टोर किया जा सकता है और किसी भी इंसान के मर जाने के बाद भी उसे एक कंप्यूटर के अंदर जिंदा रखा जा सकता है जो एक डिजिटल इंसान की तरह होगा। अब इन सभी चीजों से नजर हटाएं तो हम देखते हैं ये साल है 2044। दिन पे दिन सूरज की बढ़ती ग्रेविटी की वजह से धरती सूरज के पास जाती जा रही है। कई जंगल सूख चुके हैं और जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। अगले 100 सालों तक अगर इसका कोई उपाय न ढूंढा गया तो न ये धरती बचेगी न इस पे मौजूद कोई भी इंसान। इंसानों ने इस चीज से बचने के लिए कुछ विशाल इंजन बनाने शुरू कर दिए हैं जिसे बनाने का काम यूईजी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट को सौंपा गया है, जिसे दुनिया के सभी देशों ने मिलकर बनाया है। यूईजी धरती को सूरज से दूर लेकर जाएगी और उसे बर्बादी से बचाएगी। मगर केवल धरती पर इंजन बनाने से उनका काम नहीं हो पाएगा। इंसानों को चांद पर भी कुछ इंजन बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि चांद की ग्रेविटी का धरती पर असर न पड़े। देखते ही देखते इंसानों ने धरती पर 10,000 इंजन बना डाले ताकि धरती को सेफली सोलर सिस्टम से बाहर ले जाया जा सके। साथ ही साथ 3 सैटेलाइट सिस्टम्स भी बनाए गए जो चांद को धरती के रास्ते से हटाने का काम करेंगे। इस बड़े प्रोजेक्ट को शुरू तो कर दिया गया था मगर इसमें कई लाख करोड़ का खर्च आने वाला था। वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए खाने को खाना नहीं था। लोगों को इस प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं था कि ये आखिर काम भी करेगा या नहीं। लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। लोगों की नाराजगी जायज थी मगर इस प्रोजेक्ट को रोका भी नहीं जा सकता था। यूईजी को जो लीड कर रहे थे, जो सभी से कहते हैं कि उन्हें लोगों का भरोसा जीतने के लिए इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को कंप्लीट करके लोगों को दिखाना होगा। पहले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले चांद पे मौजूद सैटेलाइट इंजनों को टेस्ट करना पड़ेगा कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। इंसानों ने स्पेस में जाने के लिए एक एलिवेटर का आविष्कार कर दिया था जिससे इंसानों को बेहद आसानी से चांद पर भेजा जा सकता था। अब इस मिशन के लिए कुछ सोल्जर्स को बुलाया जाता है जिसमें लियू भी शामिल था। उस वक्त वहां बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे हुए थे और वहां का माहौल बेहद खराब था। तभी वहां कुछ प्रोटेस्टर्स दरवाजा तोड़कर घुस जाते हैं और वहां आग लगाने की कोशिश करते हैं मगर उसी मिशन के लिए आई एक फीमेल सोल्जर उसे पकड़कर जमीन पर पटक देती है और वहां कोई भी नुकसान करने से रोक लेती है। उसका नाम हान था। उसे देखकर लियू बेहद इंप्रेस हो जाता है और उससे शादी करने के सपने देखने लगता है। कुछ ही देर में वहां ड्रोन आकर सिचुएशन संभाल लेते हैं। अब उन सभी सोल्जर्स को स्पेस एलिवेटर की तरफ ले जाया जाता है जहां चांद पर ले जाने से पहले कुछ दिनों तक उनकी प्रैक्टिस कराई जानी थी जिससे उन्हें एलिवेटर और चांद पे किसी भी तरह की परेशानी न हो। हान लियू के बगल वाली सीट पर आकर बैठती है। उनकी आपस में जान पहचान भी हो जाती है। उन्हें सारी जरूरी बातें बताई जाती हैं और कुछ देर बाद एलिवेटर लॉन्च किया जाता है और बड़ी ही तेजी के साथ कुछ ही मिनटों में सभी स्पेस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब ऐसे ही उनकी हर रोज की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और इसी बीच लियू और हान के बीच प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद लियू हान को एक गुलदस्ता देकर प्रपोज कर देता है और हान उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। मगर तभी वहां चीजें अजीब बर्ताव करना शुरू कर देती हैं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। तभी अचानक से वहां मौजूद सारे ड्रोन एक्टिवेट हो जाते हैं। स्पेस एलिवेटर्स नीचे आते आते अचानक से वापस लौटकर ऊपर चले जाते हैं। सभी सिस्टम्स पर वार्निंग आ जाती है। असल में वहां के सारे सिस्टम्स हैक कर लिए जा चुके होते हैं। अब स्पेस एलिवेटर के अंदर लियू की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसके कपड़ों पर उसकी गर्लफ्रेंड हान का नाम लिखा था। वहां 3 लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिनके नाम दूसरे लोगों से मिल रहे होते हैं। वो तीनों अपनी सीट से उठकर वहां मौजूद दूसरी सारी सीट्स लॉक कर देते हैं। असल में उन लोगों ने वहां के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया होता है और वो कोई स्पेस सोल्जर नहीं बल्कि आतंकवादी होते हैं। वहीं नीचे मौजूद सभी ड्रोन इंसानों पर हमला करने लग जाते हैं। इन हमलों में कई लोगों की जान जाती है। उन आतंकवादियों ने दरवाजा अंदर से बंद रखा होता है। लियू एक चश्मे के लेंस से लॉक को जलाकर अंदर घुस जाता है। लियू हान की सेफ्टी के लिए उसे अंदर नहीं देता। वो लोग उन आतंकवादियों से बुरी तरह पिटते हैं। लियू के कान की मशीन भी टूट जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हान और उसके दूसरे साथी उससे क्या कहने की कोशिश कर रहे होते हैं। लियू बिना कुछ सोचे उन लोगों से लड़ने लग जाता है। हैक्ड ड्रोन को खत्म करने के लिए फाइटर जेट्स की मदद ली जाती है। लियू अकेला ही उनका सामना कर रहा होता है। उनमें से एक तो खुद ही नीचे गिरकर मारा जाता है। जल्द ही फाइटर जेट्स उन ड्रोन पर काबू पा लेते हैं। सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट किया जाता है और एलिवेटर एक बार फिर उनकी कंट्रोल में आ जाता है। एलिवेटर को तुरंत ही नीचे की तरफ वापस लाया जाता है। इतने में लियू 2 आतंकवादियों को खत्म कर चुका होता है मगर एक आतंकवादी अभी उस पर भारी पड़ रहा होता है। तभी दरवाजे की दूसरी तरफ हान बड़े कामों में इस्तेमाल होने वाले एक लोहे के हाथ की मदद से वहां के शीशे तोड़कर अंदर आ जाती है
और उस आतंकवादी से लड़ने में लियो की मदद करती है। आखिर में वो आतंकवादी किसी तरह मारा जाता है, मगर इन मसलों में स्पेस स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा जमीन पे गिरने लग जाता है। इसके वजह से उस जगह पर बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है। स्पेस एलिवेटर में भी मौजूद कुछ लोग घायल हो जाते हैं, मगर लियू हान को प्रोटेक्ट कर लेता है और उसे एक चोट तक नहीं आने देता। सारे लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ लोगों को बचा लिया जाता है, मगर बहुतों की जान जाती है। अब इन सब के बाद लियू से उसका कमांडर जैंग मिलने आता है और इस हादसे को 7 महीने गुजर जाते हैं। अब हम यूईजी के लीडर जाओ को देखते हैं, जिसने अपनी असिस्टेंट को एक स्पीच तैयार करके दी है जिसमें बहुत सी जरूरी बातें लिखी हुई होती हैं। अब हम देखते हैं कि स्पेस एलिवेटर के तबाह होने के बाद लोगों का भरोसा इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह उठ चुका होता है और अब बॉम्ब ब्लास्ट और प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यूईजी की एक बड़ी मीटिंग के वक्त जब जाओ की असिस्टेंट स्पीच दे रही होती है, उसी वक्त वहां की लाइट चली जाती है और तभी वहां उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आकर जाओ से कहता है कि सिचुएशन बेहद खराब हो चुकी है। क्या इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना सही भी होगा या नहीं? जाओ इस प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में आगे बढ़ाना चाहता था, मगर हालात उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे थे। मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थीं। इन सब के बाद भी जाओ इस प्रोजेक्ट को नहीं रोकता और इसे आगे बढ़ाने का फैसला करता है। अब हम एक चीनी साइंटिस्ट हेंग्यू को देखते हैं जो एक प्रिजर्व बॉक्स से उठता है। उस वक्त वो सभी चांद पर होते हैं जिन्हें धरती से भेजा गया होता है। कुछ सालों पहले हेंग्यू की बेटी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, लेकिन गुजरने से कुछ ही देर पहले उसने अपनी बेटी के दिमाग को एक हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया था और डिजिटल लाइफ की मदद से उसने अपनी एक डिजिटल बेटी बना ली थी जिससे वो अक्सर बातें किया करता था। अब धरती से चांद पर नए मिशन के लिए कुछ सामान भिजवाया जाता है जिसमें एक बेहद खास कंप्यूटर मौजूद होता है जिसे एक बार शुरू कर दिया जाए तो वो खुद ब खुद ही सारी चीजें समझ जाएगा और चांद पर नए इंजन तैयार करना शुरू कर देगा। पूरी दुनिया में ऐसे केवल 4 कंप्यूटर ही मौजूद थे। उस कंप्यूटर को 530C नाम दिया गया था। अब उस कंप्यूटर को काम पर लगा दिया जाता है जो बेहद तेजी से नए इंजन तैयार करने में लग जाता है। अब हेंग्यू का एक सीनियर लीडर मिस्टर मा उसे एक कुछ साल पुरानी ड्राइव लाकर देता है जिसमें हेंग्यू का दिमाग भी ठीक उसी तरह से स्टोर होता है जैसे उसने अपनी बेटी का दिमाग एक ड्राइव में स्टोर कर रखा होता है। वो वैज्ञानिक ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि अगर किसी कारणवश किसी वैज्ञानिक की मौत हो जाती है तो उसके मर जाने के बाद भी उसकी मदद ली जा सके। मगर मिस्टर मा ने अपनी कोई बैकअप ड्राइव नहीं बनाई थी क्योंकि वो मर जाने के बाद किसी का डिजिटल गुलाम नहीं बनना चाहता था। अब अनाउंसमेंट होती है कि चांद पर एक बड़ा तूफान आने वाला है। उसके आने से पहले अगर सारा सामान शिप के अंदर नहीं लाया गया तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब बैठे बैठे हेंग्यू याद करता है कि कैसे वो और उसकी फैमिली खुशी खुशी एक गाड़ी में कहीं जा रहे थे, मगर तभी एक ट्रक ने बेहद जोर की टक्कर मारी। इस हादसे में उसकी बीवी तो तुरंत ही चल बसी, मगर बेटी कुछ दिनों के लिए अस्पताल में जिंदा थी। उस समय में डिजिटल लाइफ तकनीक बेहद नायाब थी और हेंग्यू उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, तभी उसकी मदद मिस्टर मा ने की थी। अब हम देखते हैं कि हार्ड ड्राइव 550A अब अपनी पूरी क्षमता तक जा चुका था और हेंग्यू की डिजिटल बेटी के पास जीने के लिए केवल थोड़ा सा समय ही बचा था। मगर हेंग्यू उसे एक पूरी जिंदगी देना चाहता था जो केवल नए कंप्यूटर 550C से ही संभव थी। मगर उसका सीनियर मिस्टर मा उसे 550C नहीं दे सकता था क्योंकि उसका इस्तेमाल पूरी तरह से इंजन बनाने के लिए किया जाना था। अब वो सभी धरती से आया सामान शिप की तरफ लेकर बढ़ रहे होते हैं और कुछ ही देर में तूफान बहुत तेजी से आकर उनसे टकराता है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं मगर उनका थोड़ा बहुत नुकसान हो ही जाता है। स्पेस शिप के अंदर आकर उनका दम घुटने लग जाता है, मगर किसी तरह उन सभी की जान बच जाती है। अब उस तूफान में वो लोग नए कंप्यूटर 550C को नहीं बचा पाते और अगले 3 दिनों में इंजन की टेस्टिंग होने वाली होती है। हेंग्यू उन सब से कहता है कि उसके पास एक 550A कंप्यूटर मौजूद है जिसे वो लोग काम पर लगा सकते हैं, मगर हेंग्यू की एक शर्त थी कि वो 550A की डेवलपमेंट में अपने सीनियर मिस्टर मा के साथ जाना चाहता था। अब कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण मिस्टर मा उसकी बात मान लेता है। 550A कंप्यूटर को इंजन से जोड़ा जाता है। कुछ देर बाद कंप्यूटर को शुरू कर दिया जाता है और फिर एक खतरनाक रोशनी के साथ इंजन शुरू हो जाता है। ये इंजन चांद को कुछ सेंटीमीटर तक सरका देती है। अब वो लोग धरती पे भी मौजूद एक इंजन चालू करते हैं जो एक भयानक शॉक वेव के साथ शुरू होता है और धरती को अपनी जगह से सरका देता है। ये देखकर सभी को अंदाजा हो जाता है कि उनका मिशन बेकार नहीं जा रहा। जनता भी उन पर भरोसा करने लग जाती है और इसी खास मौके पर लियू हां को एक रिंग देकर शादी फिक्स कर लेता है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। अब इंजन बनाने का काम बेहद तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब सारे देश मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसमें सभी जमीन के नीचे एक नया शहर बनाने की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी को उसकी जगह से हटाते ही दिन 24 घंटे से सीधे 60 घंटे का हो जाने वाला था। मगर जो सबसे बड़ी समस्या जनता में देखने को मिली वो ये थी कि सोलर रेडिएशन की वजह से एक बड़ी आबादी को कैंसर का सामना करना पड़ा। इसी तरह साल दर साल गुजरते जाते हैं।
इस प्रोजेक्ट को एक नया नाम दिया जाता है, द वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट। अभी भी एक समस्या उनके सामने आ रही थी। चांद पे मौजूद इंजन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए यूईजी ने सभी देशों से न्यूक्लियर बमों की मांग की थी, मगर कुछ देश इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे। अब कुछ ही दिनों में ये प्रोजेक्ट फाइनली शुरू होने वाला था, जिसके बाद धरती को सोलर सिस्टम से दूर ले जाया जाएगा। लोग आखिरी कुछ दिनों के लिए चांद को देख रहे थे। अब हम देखते हैं लियू और हां की शादी किए कुछ साल गुजर चुके होते हैं और दोनों का एक बेटा भी हो चुका होता है, मगर हम देखते हैं कि कई सारे दूसरे लोगों की तरह हां भी कैंसर की शिकार हो चुकी होती है। इस चीज को लेकर लियू बेहद परेशानी में आ चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हेंग्यू को 14 साल बीत चुके थे अपनी डिजिटल बेटी को देखे। एमआर मां उसे समझाना चाहता था कि उसकी बेटी अब मर चुकी है, बेहतर होगा वो उसे भुलाने की कोशिश करे, मगर हेंग्यू इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हेंग्यू चाहता था कि उसकी बेटी को एक नए तकनीक वाले कंप्यूटर से जोड़ा जाए ताकि वो एक पूरी लाइफ जी सके और डिजिटल लाइफ में उन्हें एक बड़ी इनोवेशन मिले, मगर एमआर मां इस चीज से सहमत नहीं था। अब हम देखते हैं लियू किसी मिशन पर जाने के लिए इंटरव्यू देने आया हुआ होता है। उसका इंटरव्यू एक एआई मशीन ले रही होती है जो उसकी फैमिली के बारे में उससे सवाल पूछने लग जाती है और उसे कहती है कि उसकी बीवी कुछ ही दिनों में मर जाएगी। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इस इंटरव्यू में पास नहीं हो पाता और वहां से चला जाता है। अब अंडरग्राउंड सिटी में जाने के लिए लोगों को पासेस बेचे जा रहे होते हैं। लियू पासेस खरीदकर हॉस्पिटल हां से मिलने चला जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और हां लियू से कहती है कि वो इन आखिरी दिनों में एक बार अपने होम टाउन वापस जाना चाहती है। अब हम देखते हैं हेंग्यू अपनी बेटी को बेहद मिस कर रहा होता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और कई सालों बाद एक बार फिर उस ड्राइव का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को देखता है। हेंग्यू उसे देखते ही रोने लग जाता है। उसके ड्राइव कनेक्ट करने की वजह से इंजन्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और पूरे सिस्टम में अलर्ट्स आने लग जाते हैं। वो लोग कमरे का ग्लास तोड़कर लियू को पकड़ लेते हैं और सिस्टम से वो ड्राइव भी निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं लियू अपनी वाइफ हां को एक फाइटर जेट में लेकर उसके होम टाउन चला जाता है। वो शहर पहले ही तबाह हो चुका था और लोगों ने वहां रहना बंद कर दिया था। अब हां लियू से कहती है अगर उसे नहीं चुना गया तो वो बच्चे को लेकर अंडरग्राउंड सिटी चला जाए। हाँ, अंडरग्राउंड सिटी नहीं जाएगी क्योंकि इसे भी उसकी जिंदगी में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अब हम देखते हैं चांद पे मौजूद एक लूनर इंजन शुरू किया जाता है जो अपनी कैपेसिटी से कुछ ज्यादा पावर इस्तेमाल कर लेता है और चांद पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सभी के मोबाइल्स पर अलर्ट मैसेजेस आने लग जाते हैं और कुछ ही देर में एक बड़ी सुनामी आ जाती है जो पूरे शहर को घेर लेती है। तभी इमरजेंसी की सिचुएशन में लियू को अर्जेंट बुलाया जाता है। उस बड़े विस्फोट के कारण चांद अपने ऑर्बिट से भटक जाता है और धरती की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब चाइनीज गवर्नमेंट फैसला करती है कि लोगों को अंडरग्राउंड सिटीज में भेजा जाएगा। लियू अपने बेटे को अपने पिता के हाथों सौंप देता है जो उसे अंडरग्राउंड सिटी ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हां भी कैंसर से मारी जाती है। इन सब के बाद भी लियू अपना फर्ज निभाने से पीछा नहीं हटता। अब झाओ एक बड़ी स्पीच देता है जिसमें वो सभी देशों को न्यूक्लियर बम्स डोनेट करने के लिए मना लेता है। अब हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट के कारण चांद के बाकी सारे दूसरे इंजन काम करना बंद कर चुके थे, इसलिए अब सब कुछ वापस ठीक करने के लिए एमआर मां को हेंग्यू की जरूरत थी। हेंग्यू मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि एमआर मां के पास उसकी डिजिटल बेटी का ड्राइव मौजूद था। अब कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण यूईजी आखिरी ऑप्शन को चुनती है। अब चांद पर धरती से सारे न्यूक्लियर बम्स भेजे जाएंगे और चांद पर एक बड़ा ब्लास्ट करके चांद को धरती के रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब सारे देशों से न्यूक्लियर बम्स इकट्ठा किए जाते हैं जो पूरे मिलाकर 3000 न्यूक्लियर बम्स इकट्ठा हो जाते हैं। अब सारी कंट्रीज को एक इंटरनेट से जोड़ने की जरूरत थी और चांद को रास्ते से हटाते ही धरती एक नए सफर पर निकल जाने वाली थी। अब रोबोट्स को पानी के अंदर केबल्स बिछाने के लिए भेज दिया जाता है। अब और 12 घंटे बचे थे चांद को वापस धरती पर गिरने के लिए। सभी में बेहद टेंशन का माहौल था। कुछ लोगों को भारी भारी सूट्स पहनाकर पानी के अंदर इंटरनेट केबल्स बिछाने भेजा जाता है जिसमें हेंग्यू और एमआर मां भी शामिल होते हैं। अब सारे न्यूक्लियर बम्स को चांद पर पहुंचाया जाता है। अब हेंग्यू और एमआर मां कुछ और लोगों के साथ डूबे हुए बिल्डिंग्स के अंदर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलने के चक्कर में उन सभी में से एक आदमी घायल भी हो जाता है। चांद पे भी एक एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है। अब तक इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ चुका था। अब खराब सिचुएशन को देखते हुए एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पे जाने का फैसला करते हैं, मगर लियू जाने से मना कर देता है और स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा बाहर से बंद करके न्यूक्लियर बम सेट करने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ एमआर मां और हेंग्यू अभी पानी के नीचे इंटरनेट कनेक्शन जोड़ने की कोशिश में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद पे हुए ब्लास्ट से निकलने मलबे भी तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे थे। वो लोग कुछ कर पाते इससे पहले मलबे धरती तक पहुंच गए और हर तरफ तबाही का मंजर छा गया। एक मलबा उस जगह पर भी जाकर गिरा जहां एमआर मां और लियू थे। उस झटके के कारण वहां की दीवारें टूट गईं और अंदर पानी भरने लगा। अब तेजी से भरते पानी को देखते हुए एमआर मां जीने की उम्मीद छोड़ देता है।
और आखिरी बचे पासवर्ड्स को लियू को पकड़ाकर बचा हुआ काम पूरा करने को कहता है। अब चांद के मलबे लगातार धरती पे गिर रहे थे। उन लोगों को कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए था इस काम को पूरा करने के लिए, मगर केवल 12 घंटे ही बचे थे चांद को धरती से टकराने में। अब एक ऑफिसर एक आखिरी प्लान लेकर आता है। इस प्लान में वो कुछ लोगों को चांद पर भेजेंगे जो मैन्युअली न्यूक्लियर बम्स को एक्टिवेट करेंगे और कुछ लोगों की कुर्बानी के साथ धरती और इंसान दोनों बच जाएंगे। इस ऑपरेशन के लिए पूरे 300 लोगों की जरूरत थी। सभी में से कुछ जवान सोल्जर्स इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर तभी जैंग आगे आता है और 50 साल से ऊपर के हर एक सोल्जर को आगे आने को कहता है। ऐसे ही कुछ ही देर में 300 लोग एकत्र हो जाते हैं। अब उन 300 लोगों को स्पेसक्राफ्ट के सहारे चांद पर भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेंग्यू अभी इंटरनेट कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। चांद पर पहुंचकर जैंग अपने जूनियर लियू से मिलता है। जैंग लियू को चांद पे पड़ा एक रशियन कैप्सूल स्पेसक्राफ्ट लेकर वापस धरती की तरफ लौटने को कहता है, क्योंकि वो अभी इंसानों के काम आ सकता था। लियू उस कैप्सूल को लेकर वापस धरती की तरफ लौट जाता है। अब सारी कंट्रीज के नेटवर्क ऑनलाइन आ चुके थे, मगर चाइना का नेटवर्क अभी कनेक्टेड नहीं था। अब हेंग्यू जिस बिल्डिंग में मौजूद था वहां बहुत तेजी से पानी भरता जा रहा था। अब आखिरी में हेंग्यू कंप्यूटर से खुद का और अपनी बेटी का ड्राइव जोड़ देता है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ब्लास्ट होने में 30 मिनट का समय बाकी था। अब न्यूक्लियर बॉम्ब्स को चांद पर ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे चांद पूरी तरह तबाह होकर धरती के रास्ते से हट जाता है। अब धरती के इंजन्स को शुरू करने के लिए इंटरनेट कनेक्शंस की जरूरत थी। अब पानी में डूबता डूबता हेंग्यू अपनी बेटी को कुछ पासवर्ड्स दिखा जाता है जो उसे याद रह जाता है, क्योंकि वो एक मशीन थी। पूरी दुनिया के लोग बेहद डर चुके थे। अब मरने के बाद हेंग्यू खुद को उसी मशीन में पाता है जहां उसकी बेटी थी। ये सब उस ड्राइव की वजह से हुआ था जो हेंग्यू ने मरने से पहले कंप्यूटर में लगा दिया था। अब अपना बचा हुआ काम हेंग्यू उस डिजिटल दुनिया में रखे एक छोटे कंप्यूटर से पूरा करता है। अब फाइनली पूरी दुनिया का इंटरनेट आपस में कनेक्टेड होता है और इंजन्स को शुरू कर दिया जाता है। अब धरती सोलर सिस्टम से बाहर चली जाती है और कुछ दिनों में सब कुछ वापस ठीक हो जाता है। झाओ रिटायर हो जाता है और उसकी कुर्सी उसकी असिस्टेंट संभाल लेती है। अब साल 2075 आ चुका था। इंसान वापस पहले की तरह धरती पर रहने लगे थे। हमारी कहानी यहीं खत्म हुई। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।